is the diagram. Sir, What diagram is there on your screen? What we shared with all of you. And this is not much difficult to understand, but it is very easy to escape it. The spirit of the entire thing. The question is this: just imagine there is a game of, वो क्या कहते हैं, तीरंदाजी वाला गेम, आर्चरी. सेंटर पे यदि हर कोई शूट करे, या शूटिंग कहें, राइफल शूटिंग, यदि एवरीवन विल शूट ऑन टारगेट, दैट इज 10, they will get 10 out of 10 marks point every time, isn't it? इस शूटिंग प्रोसेस में कई अटेम्प्ट दिए जाते हैं सारे कंटेस्टेंट को कि आप वहां ये करें, और उसके लिए 10 मैक्सिमम मार्क्स एंड अकॉर्डिंगली दे आर अवॉर्डेड द मार्क्स. हर बोर्ड पे अब देखिए डिफरेंट सर्किल है. यदि एकदम मिडिल सेंटर पर यदि हिट होता है, दे विल गेट 10 मार्क्स. लिटिल बीट बियॉन्ड दे विल गेट 9 मार्क्स, एंड फिर 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स एंड सो एंड सो फोर्थ, जैसे जैसे वो टारगेट से दूर होते जाएंगे और हिट करेंगे, बट सराउंडिंग द टारगेट, राइट. तो एक बोर्ड रखा हुआ है सामने और वहां पे हिट करना है, और आपको प्रैक्टिकली कहां हिट हुआ, आप कितने एक्सपर्ट हैं नहीं है, इट्स इररिलेवेंट. आपने शूट किया, बोर्ड को देखा जाएगा कि बोर्ड पे कहां लगा, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द पॉइंट. इन एग्जामिनेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने आंसर लिखा, so that word only will guide to the examiner or evaluator ki what is your understanding. ना आप रहते हैं, ना आपका कोई कम्युनिकेशन रहता है, ना आपका ब्रेड और अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज बिहाइंड. ओनली वर्ड्स जो आप रिफ्लेक्ट करेंगे वही उनके सामने होगा, और उसी से वो इवैल्यूएट करेंगे. एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? यस सर. यस सर. अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक एग्जामिनर जाता है ओवर स्मार्ट लाइक मी, और वो क्या करता है, अपना बोर्ड लेकर के जाता है, और अपने बोर्ड को उसकी साइड बाई साइड एडजस्ट रख देता है या दूर ले जाके रख देता है, और पूरी फायरिंग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस बोर्ड पे करता है, लेकिन एकदम करेक्टली. हाउ मच मार्क्स दे विल गेट? 10. What would be the situation of the examiner? I'll show you the another diagram. Can you see this diagram? Yes sir. There are three. One is in center, another is here, third is here. एक ने यहाँ पर बोर्ड अपना ले जाकर के रख दिया और यहाँ फायरिंग शुरू कर दिया, बिल्कुल टारगेट पे कर रहा है. एक ने यहाँ रख दिया और यहाँ पे टारगेट पे कर रहा है. एक ने एक और बोर्ड यहाँ, कोई तो एक ऐसा है कि एकदम इंडिपेंडेंट बोर्ड. फिगर, देयर आर 4 फिगर्स, फिगर F1, F2, F3 एंड F4. F1 में ये है कि एक फिगर के आस सराउंडिंग और उसके अंदर ही छोटे से बोर्ड हमने किया और वहां फायरिंग शुरू कर दी. वन पे नहीं, बीच सेंटर पे नहीं, दूसरे जगह पे हमने यहाँ फायरिंग शुरू कर, अपना बोर्ड ले जाकर क्रिएट किया. दूसरे फिगर में ये कहता है, दूसरा और तीसरा एकदम इंडिपेंडेंट, एक ने टारगेट ये वाला दिया और हमने एकदम उससे अलग हट करके भी दूसरा यहाँ ले लिया और तीसरा यहाँ ले लिया. और चौथे फिगर में ये कहता है कि एकदम थोड़ा सा मैप करता है बट बाहर. This situation might be possible, isn't it? Yes sir. Yes sir. Now, कैसे? क्वेश्चन ये है, यदि किसी ने पूछा सेक्शन 35 से मैं यदि बोलूं, then what is the standard of proof for professional misconduct proceeding? This is the question. Someone take question as what is the reason to believe, और उसका आंसर करके आया करेक्टली. Does this not mapping on the this diagram? बिल्कुल एक ही सेक्शन से पिकअप किया हुआ, यहां से पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, और ये पॉइंट है रीजन टू बिलीव, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ और रीजन टू बिलीव दोनों सेक्शन 35 में. स्टैंडर्ड टू प्रूफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है, प्रोसीडिंग्स का पार्ट है.
और जबकि ट्रायल का हिस्सा है, जबकि रीजन टू बिलीव प्री ट्रायल स्टेज है, आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड टू प्रूफ और आप वहां एक्सप्लेन करके आए रीजन टू बिलीव। अब आप मुझे ये बताइए, आप अपना बोर्ड लेकर के गए, वहां पे रखा और वहीं पे करेक्टली फाइलिंग शुरू कर दिया और यू आर एक्सपेक्टिंग 100% मार्क्स आना है। कंपा जी, Yes, sir. डज इट करेक्ट? Yes, sir. इज इट सो? आपको जो पूछा गया वो उस पे मार्क्स मिलेगा या जो आप वहां आंसर कर रहे हैं उस पे मार्क्स मिलेगा? जो पूछा गया उससे उसको फोकस करके आंसर कर। आपने वो फोकस तो साइड कर दिया ना, आपने अपना फोकस क्रिएट कर लिया ना। No, sir. This is my mistake. नहीं, that's what and you are saying yes. That's the question, that's the problem. इस एग्जाम में यही प्रॉब्लम होता है। अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट और पार्ट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग थी कि फोकस एग्जैक्टली दिया क्या गया है, I will take care, sir. but the reaction of all the questions was very different. Without understanding the focus, firing started in here. मैं क्लियरली आप लोगों को मैप कर पा रहा हूं कि क्या बिगेस्ट मिस्टेक इनटू द एग्जामिनेशन होता है। Yes, sir. Yes, sir. This is the situation what is happening into the exam, and this is the situation what is expected. Sir, if suppose the second part Expected into the exam. This is the target. पहला क्वेश्चन क्लियर है कि ये टारगेट पे आपको आंसर देना है कि वेदर कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। द वर्ड इज देयर। सर रिपीट इट अगेन द फर्स्ट पार्ट। मैंने फर्स्ट टाइम सुना उसी समय से मुझे याद है। अब आप जरा श्रद्धा को सुन लीजिए, देन आई विल शो समथिंग मोर। Whether one can directly move to the Supreme Court to enforce the fundamental rights. Right. Whether one can directly move to the Supreme Court, move to the Supreme Court to enforce the fundamental right. अभी मैं आपके स्क्रीन पे एक और डॉक्यूमेंट में ले रहा हूं, and it is the only constitution. Is it there on your screen? Yes, sir. I'm taking 32 only. Yes, sir. How carefully have you read this 32? Right to move is guaranteed. Sorry. This is the 32? Yes, Yes, sir. And this is what? 32(1)? Yes, sir. Is this the one? Yes, sir. What says? The right to move the Supreme Court. क्या ये वर्ड फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पे मैं ये मूव नहीं कर रहा, मैं साउंड नहीं कर रहा है? अगेन रिपीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Whether one can directly move to the Supreme Court to enforce the fundamental rights. Exactly. Now the next part is by appropriate proceedings for what? For the enforcement of the fundamental rights conferred by this part is guaranteed. अगेन मैं इस पूरे को हाईलाइट करूं तो क्या पहला क्वेश्चन सिर्फ 32 क्लाउज 1 को डेडिकेटेड नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Is there any scope to divert from this part? No, sir. But yes, no. So have you understood the questions in one go, or you are failed to understand the question in one go? Understood, sir. Now, but on that point of time, no. जब फर्स्ट Right, sir. टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, then no one responded correctly. That's the point of worry. The reason is this: कि examination hall में no one will clarify you the question, and that's what I am saying and showing this particular image. You have to be alertly identify the words. कहाँ आपको फोकस करना है, यहाँ
या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऐसे मिसअप करना है, 3-4 पॉइंट पे ब्रेन में बना लीजिए आपको कि ये आंसर भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, चारों फिगर आपके ब्रेन में रोम कर रहा हो, एनीवन कैन टारगेट कि कहीं लग जाए, या फिर क्लियरली आपको फोकस हो कि नहीं दिस इज द टारगेट एंड हियर वी हैव टू आंसर, एंड इन द पर्टिकुलर केस द टारगेट वाज वेरी क्लियर एंड दिस वन आर्टिकल 32(1). इट्स अ वेरी फोकस्ड 32(1) पार्ट, और इस क्वेश्चन के आंसर में जैसा कि मैंने एक बार और अभी रिपीट किया था कि वी डोंट वांट आंसर डायरेक्टली, वी वांट द रीजन, एंड हियर इज reproduction of article 32(1) itself is sufficient reason to explain it, isn't it? Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. तो रीजन यहाँ पर आंसर क्या रेफर्ड होना चाहिए? As per Article 32(1), the right to move the Supreme Court by the appropriate proceedings for the enforcement of fundamental right conferred by this part is guaranteed. Therefore, it is yes. And then, what left? Does it not optimally sufficient to answer this question? Yes. Yes, sir. Yes, 100%. टेल मी वन थिंग, जब मैं फोकस कर रहा हूँ, सवाल हो गया, जवाब हो गया, खत्म कहानी नहीं, व्हाट इज द रीजन, लॉजिक बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, डिस्कस सो मेनी थिंग्स और सो मेनी एम्फेसिस ऑन दैट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस क्लियरली इन वन गो. आपको जो भी चीज वहां कहा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, क्या आपने क्लियरली समझा? इफ यस, 100% आपको करेक्ट मार्क्स मिलना है, अदरवाइज आप इस जोन में हैं. वहां पे ये देखिए, या तो आप यहाँ पर 10 वाले पॉइंट पे होंगे, अदरवाइज आप 9 पे होंगे, क्योंकि उस आंसर के बजाय कुछ और वर्ड मिक्स करेंगे, या फिर थोड़ा और दूर जाएंगे, फिर और दूर जाएंगे, फिर और दूर जाएंगे, या अपना नया बोर्ड लेकर के हवा में टारगेट. आप क्या तैयार करके जा रहे हैं, इट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट. रूल क्या समझ रहे हैं आप, इट इज द ओनली इम्पोर्टेंट. रूल ऑफ द गेम क्या है, आपको क्या वहां से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, हाउ इंस्ट्रक्शन यू आर फॉलोइंग. हर क्वेश्चन पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है. सो पार्ट 1 वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्टेड विद आर्टिकल 32(1), स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी एम्बिग्विटी. However, another part is very different. Shraddha, please. Whether one is first supposed to go to the High Court, under what circumstances? Yes. Once alternate remedy is available for the High Court, they have to move to the High Court. So after exhausting the alternate remedy, all the remedy, तब सुप्रीम कोर्ट और क्राइम्स ऑफ सर्कमस्टांसेस जहां पर जस्टिस इंश्योर होने की संभावना ना हो, तब आपको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए. या फिर तीसरा कंडीशन ये है कि यदि 2-3 हाई कोर्ट कनेक्टेड हो अंडर द इवेंट, तो उस कंडीशन में, और इसके लिए जजमेंट है, देन यू कैन रेफर दैट जजमेंट फॉर द सेकंड पार्ट. आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट हम कब अप्रोच डायरेक्टली नहीं करते. It is written somewhere or in practice, कहीं ना कहीं तो है, और वो प्रैक्टिस में भी है और जजमेंट में भी रिटन है कि अल्टरनेट रेमेडी, वो जजमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस जजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द अल्टरनेट रेमेडी. यदि वो रेमेडी हमको हाई कोर्ट लेवल पे अवेल हो जाता है, व्हाई शुड कम देयर? इसलिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट एंड गारंटीड, इसलिए हमको यहाँ आ जाना चाहिए. यदि वो चीज, क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल राइट इंश्योर होना या गारंटीड पार्ट को अवेल करना, which is the prime concern. Ultimate objective is
to effectuate the rights, और वो यदि हाई कोर्ट लेवल पे हो जाता है, किसी अदर रेमेडी में हो जाता है, then no need to come here. One case. Another case यहाँ पर ये है कि यदि मान लीजिए कि उसका जो जुरिडिक्शन है 2-3 हाई कोर्ट बनता है या मोर देन 1 हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है, तो ऐसे सिचुएशन में कंफ्यूजन है कि यहाँ जाए, वहां जाए, कहां जाए, या हर जगह जाए, बट हर जगह अलग अलग रिजल्ट निकलने की संभावना है. So it is a possibility to linger to effectuate the right. So that's why we approach. Another condition. Third condition is कि मान लीजिए, जैसे एक केस में आपको ये बतला दूं कि पटना हाई कोर्ट का एक क्वेश्चन है, जैसे जुडिशरी का एग्जाम हुआ, लॉट ऑफ डिस्प्यूट इज देयर, और हाई कोर्ट के अगेंस्ट ही मुझे रेमेडी लेनी है, फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है हाई कोर्ट के एक्ट से. यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, डाउटफुल हो जाता है कि वहां क्लियर है. ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट एंटर करेंगे, या फिर हम एक गवर्नमेंट के खिलाफ, नितिन वहां के चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर के अगेंस्ट, या कोई पावरफुल पर्सन जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, और वहां प्रॉपर पॉसिबिलिटी है कि वहां इफेक्चुएट नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे. सो इट इज अ सर्कमस्टांसेस ड्रिवन सिचुएशन. Not only exhaust all the remedies, but also the other option available, which is narrated into the judgment to judgment. You need to collect into point wise in a one go with difference if possible. That would be the correct answer of that question. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have one doubt, sir. Sir, and in a case where union and one state is also involved, that can also See, that is your own domain, and every individual domains to collect that information, what they have to reproduce. This is the point where they have to work out. We do not provide any spoon feeding to them at this juncture and on this point of time. Let them do some research, isn't it? Sir, good morning, sir. Yes, sir. उसमें second, sir, good morning, sir. उसमें second part में it is asking under what circumstances will you reach the High Court? That's what I'm saying. You There need are to do certain research. There are n number of possibilities. First part is extremely clear and pointed. You do not have any other option. But the other part, which is not written into the constitution, it comes through the judicial pronouncement. So you need to collect the judicial pronouncement, do some research, you will find out the result. I given you the blanks. The possibility is so many things. Either in the examination to answering the second question, either you can use your own brain or understanding, or you can borrow from the judicial pronouncement clearly and put it to them, isn't it? These are the only possibilities regarding that. Yes, sir. मैं होऊंगा क्या करूंगा, मेरे लिए काम करने का दो तरीका है. सिंपली मैं आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट यू व्हाट मैनर आई वुड रिस्पॉन्डेड. If I will find out the judgment and refer to judgment, it's a very tedious work for me to memorize all these things and reproduce it today. So rather than insisting me to memorize all the part, I would like to understand the spirit, and without reference, I'll put into the answer. But it would be purely a spirit and correct part. Now it is up to the examiner, with reference and without reference, how much marks they will cut from that particular. Because it is certainly unauthenticated, but correct. On the point, on the dot.
अब मेरी लिमिटेशन है क्योंकि मैं उतना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, मैं लिखूंगा। अजय जी समझ रहे हैं बात मेरी? Yes, sir. तो या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उसके लिए पूरा रिसर्च करें, याद करें और पहले से तैयार हो क्वेश्चन, यदि पता हो तभी आदमी ऐसा कर सकता है। आने वाला क्या क्वेश्चन है, नो वन नोज ना। True, sir. एग्जैक्टली। Sir, just I want to make a clear concept on this issue that Article 32 says that it's guaranteed. It gives the guarantee that it is capable to, it has the jurisdiction to enforce the fundamental rights. On the other part, under 226, सर मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा बाद में आऊंगा, अभी मैं दूसरे पॉइंट पे डाइवर्ट हो जाऊंगा। प्लीज मुझे लेट मी जी सर, आप वेलकम बैक। अब मैं एक ही चीज पॉइंट आउट कर रहा होता हूं कि कहां पर हमको तैयार होना है और कैसे। ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, लेकिन यदि 32 से क्वेश्चन आना है तो क्या यही क्वेश्चन आएगा और इस तरीके के कितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं? आपको यदि 32 को कवर करना है तो ऑल द पॉसिबल पार्ट्स पे आपको रेडी रहना पड़ेगा, या सिर्फ एक क्वेश्चन पे रेडी रहना पड़ेगा। यदि एक क्वेश्चन पे तब आप रेडी रहेंगे जब आपको पता है कि यही आंसर आने वाला है, यही क्वेश्चन आने वाला है। Difficulty at this point of juncture is this, कि we don't know which question will come. What we can gather, पिछले क्वेश्चन से हम हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है और उसको रिस्पॉन्ड करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑल ऑफ सडन हम सब ने सुना और सुनने के बाद उसको कैसे रिएक्शन दिया, ये इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट। मैं आपको एग्जैक्टली एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में, रियल टाइम एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में ले जाने का कोशिश कर रहा हूं, जहां आप लोग नहीं है। By way of your own level of alertness, हर एक वर्ड को केयरफुली आपके कान में जाना चाहिए और एग्जैक्टली जाना चाहिए, विदाउट प्रेजुडिस जाना चाहिए। आपका ब्रेन एकदम उस समय क्लीन हो कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप प्रेजुडिस करेंगे कंपैरिजन को, तो निश्चित रूप से आपका ब्रेन उस तरफ खींचेगा उस सवाल को और अपना बोर्ड क्रिएट करेगा और वहां पे कंफाइन होगा और एग्जैक्ट स्पिरिट से दूर हो जाएगा। विदाउट प्रेजुडिस, क्लीन माइंड से, मतलब कुछ भी ब्रेन में ना हो, उस तरीका से आप लोग पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस पिकअप करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस क्या सर। मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए? नो नो सर, ये अच्छे हैं सर बोलने के So लिए। you're absolutely right. आई एम वरीड ऑन दैट पर्टिकुलर। ये देखिए, ये सेशन और इस वर्ड्स के बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकलते और ना ही बुक में है ना ही कोई ये, बट द क्वेश्चन इज दिस, यही वो जंक्चर है जहां से आप पूरे तरीके से ट्रैप में आएंगे। ट्रैप ऑफ व्हाट? योर ओन हैबिट और द एग्जामिनर्स क्रिएटेड ट्रैप, वहां फंसेंगे और आप फोकस से डाइवर्ट करेंगे और अपने मार्क्स को लूज करेंगे। लेकिन इस पॉइंट को आपने अलर्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया, देन सर्टेनली 20% मार्क्स आपके एडिशन होंगे। आप मिसलीड बिल्कुल नहीं होंगे। दिस इज द जंक्चर वेयर यू हैव टू बी अलर्ट, और ये आपके टाइम को भी बर्बाद नहीं करेगा। Am I clear up to this point? Yes sir. right, sir. Yes, sir. So this was not an question, it was an case study of that particular questions, and the moral of the story is where we have to be focused and how much. So that is the only way of preparation for the practicality examination, real time environment. ये रियल टाइम एनवायरनमेंट की तैयारी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये प्रोफेशनल एथिक्स की बात हम लोग करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स का दूसरा एग्जाम्पल ले लें, एक जोन ले लें जो वहां पर क्लियर है कि एडवोकेट, और यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स एंड बीसीआई रूल्स एंड एडवोकेट है, प्रोफेशनल एथिक्स का हिस्सा है। और यदि आप देखें
तो हमने यहाँ पर उसके सारे क्वेश्चंस को क्वांटिफाई कर रखा है। देखिए, दिस इज कंसर्न टू द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम एंड दिस इज कंसर्न टू द बीसीआई रूल्स। अब बीसीआई रूल्स के इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे रूल्स है। यदि आप रूल देखें तो कंडक्ट ऑफ दैट रूल्स इटसेल्फ इज देयर। अ लॉयर आर्गुइंग अ केस don't need expire authorization of his client and make a consensus. यदि मैं बीसीआई रूल्स की बात करूं, let me take on the screen. This is the BCI rules. ये बीसीआई रूल्स हैं, है ना? स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द एडवोकेट एंड दिस इज द सेक्शन 49(1)(c) of Advocate Act. See, there are n number of times earlier question was asked कि what is the duty towards court? या तो एक ये पूछा गया या ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, या एक दो पूछा गया, सारी ड्यूटी पूछी गई। दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट एंड n number of questions is there asked from this particular part. देख रहे हैं ना, 54 रूल्स हैं। सारे रूल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर है यहाँ पर, ड्यूटी टू द क्लाइंट सेक्शन 2, ड्यूटी टू opponent, duty to colleagues, duty section, so many duties are there, but never ever anyone focused on this preamble. And once on that point of time when I was appeared, the question was asked and this question was this. See, आप बताइए, ये क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिए ना, क्वेश्चन ही आपको मैं दिखा दूं। दिस क्वेश्चन इज फॉर द 5 मार्क्स, सिंपल, नथिंग एल्स। आप ये क्वेश्चन का पैटर्न देखें, आपको मैं दिखा दूं। सॉरी, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेट मी शो दैट क्वेश्चन। यस, 2017, इज इट सो? नो, दिस इज 22। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? Advocacy for Professional Ethics, December 2022, for section 1, fill up the blanks, 10 and 5 marks. अब जो ये 5 नंबर है और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, तो 3 मार्क्स के, so 20 marks was dedicated to this particular BCI rules only. और क्वेश्चन के पूछने का जो तरीका था वो बिल्कुल एकदम क्लियर और अपने तरीके से यूनिक क्वेश्चंस। अगेन आई वुड लाइक टू शो यू, इफ यू विल सी दिस 5 मार्क्स क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन दिस मैनर। दिस इज द 5 मार्क्स क्वेश्चन। पूरे प्रीएम्बल से 10 वर्ड निकाले गए, और 10 वर्ड मतलब ये है कि दे वांट टू टेस्ट हाउ सीरियसली यू आर टेकन एंड अंडरस्टूड दिस प्रीएम्बल। And finally, Fill in the blanks. Finally, fill in the blanks. Now there is a question, and this is not only question, this is the rules. 15 marks, 0.5 marks each. You need to put down the true and false only. So what left into this BCI rules? आप जरा समझिए इस बात को। यदि मैं ये कहूं कि how many questions was there? 15 marks के लिए 30 rules हैं। 15 मार्क्स के लिए 0.5 मार्क्स इज 30 रूल्स प्लस प्रीएम्बल्स। ये सारे कुछ 20 मार्क्स में पूछ लिए गए फ्रॉम बीसीआई। जस्ट रियलाइज द सिचुएशन कि इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इसके सामने फर्स्ट टाइम ये आएगा, वो क्या इमेजिन कर, क्या प्रिपेयर रहेगा कि क्या आना है, कैसे प्रिपेयर करे इसके लिए। इट वाज हैपेंड इन द फर्स्ट टाइम। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रीएम्बल को क्लियरली पढ़ना पड़ेगा और सारे 30 रूल्स को मुझे समझना पड़ेगा। बहुत आसान सा चीज लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है इस क्वेश्चन को देख करके, लेकिन जरा आप सोचिए कि इसी क्वेश्चन को क्लियरली कैप्चर करने के लिए कैसे तैयार करना। किसी को पता था इस तरह से आने वाला है? नो।
सो प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? एग्जामिनेशन ऑलवेज सरप्राइज यू. आर यू रेडी एंड प्रिपेयर फॉर दैट सरप्राइज? या फिर आप अपने धुन में चलते जा रहे गाना गाते हुए, चला जाता हूं किसी के धुन में. क्वेश्चन अलग है, प्रिपरेशन अलग, पॉइंट पे फोकस होना है. यदि आप गलती से चलते चले गए और कहीं ड्रॉप डाउन हो गए, एक क्वेश्चन का गड़बड़ होना आपको 50 से नीचे ला सकता है और अगले अटेम्प्ट के लिए आप पुश कर दिए जाएंगे. आपकी लापरवाही, आपने पूरी मेहनत की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये बीसीआई रूल्स पे. व्हाट द क्वेश्चन इज दिस, यदि पूरे स्टार्ट से अंत तक इसको पढ़ा है और एनालाइज किया है, निश्चित रूप से उसको स्पिरिट याद होगा, ये एग्जैक्टली है क्या, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिखेंगे, दे आर एबल टू आंसर. यदि किसी ने इस रूल्स को पढ़ा ही नहीं है एक बार भी, या 2 बार या 3 बार, विच इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सेंट्रल सोर्स पार्ट तो यही है ना, या कहीं और से क्वेश्चन. तो एक पार्ट ये है कि ये सोर्स पर है, दूसरा पार्ट ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लें जो इससे रिलेटेड या इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ लें, इसको छोड़ दें. अब मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 49(1)(c), कितने लोगों ने क्लियरली ऑब्जेक्टिव से लेकर के अंत तक पढ़ा है और कितनी बार पढ़ा है? मैं आंसर नहीं जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे रियलाइजेशन है कि आंसर व्हाट वी आर हियर अराउंड 55% यहाँ पर हैं. तो 50 लोग तो ऐसे जरूर है जो एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं. सिंगल डिजिट 9 से 10वां नंबर नहीं आएगा जो ये कहेंगे कि हाँ हमने पूरा पढ़ा है. आई वॉन्ट टू वार्न यू, बी अलर्ट. ये मैसेज मुझे आप लोगों को फर्स्ट डे से मैं कन्वे कर रहा हूं डिफरेंट मैनर पे, लेकिन इसका जो रिस्क है ना, इस स्टेज पे अब समझाना जरूरी है कि यदि आप यहाँ फेल हो गए तो आप कहाँ जाएंगे. क्योंकि इसको यदि आप सिचुएशन इमेजिन कीजिए, ड्राइव नहीं जाना है, जो इससे ड्राइव हुआ है उस पर जाने के बजाय इस पर्टिकुलर पार्ट को आप पढ़िए और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को आप लोकेट कीजिए. जैसे आउट ऑफ देम वन क्वेश्चन ये था जो मैंने आपको दिखाया आपके सामने. दूसरा क्वेश्चन को जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वो जोन है जो बीसीआई रूल्स एंड एडवोकेट एक्ट 35 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. यहाँ पर आप देखिए, अ लॉयर आर्गुइंग अ केस डज नॉट नीड एक्सप्रेस ऑथराइजेशन फ्रॉम हिज क्लाइंट टू मेक अ कंसेंसस डिस्कस. ये सीधा सीधा इस सवाल का जवाब आपको कहीं से नहीं मिलेगा. एक लॉयर है, वो लॉयर आर्गुमेंट करता है सीनियर को, माने आप जो एक केस इंगेज करते हैं किसी लॉयर को, आप अथॉरिटी देते हैं जो ऑन रिकॉर्ड है. वकालतनामा किसी एक ही लॉयर को देंगे. आप कोर्ट में जब भेजेंगे तो एक नया टर्म पॉइंट प्रॉक्सी काउंसिल, या फिर आप सीनियर को भी ले जा सकते हैं. सो द प्रॉक्सी काउंसिल सीनियर के लिए क्लाइंट की अथॉरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है. सीनियर तो फुल फ्लेड आर्गुमेंट करेंगे ना, और वो डायरेक्टली क्लाइंट से ना अथॉरिटी लेंगे ना ब्रीफ, एक्सेप्ट पीस. तो वैसे सिचुएशन में उनको अथॉरिटी कहां से मिलती है, या किसी और लॉयर को भी आप ले जा सकते हैं. दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन. ऐसे सिचुएशन को आंसर करने के लिए अ लॉयर आर्गुइंग अ केस, आर्गुइंग काउंसिल डज नॉट नीड एक्सप्रेस ऑथराइजेशन फ्रॉम हिज क्लाइंट टू मेक अ कंसेशन डिस्कस. अब इस सवाल का जवाब आप कहां से लेकर, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं,
इस सवाल के जवाब देते समय आपका दिमाग चलेगा, आप बहुत कुछ सोचेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे कि बीसीआई रूल और एडवोकेट रूल से इसको कैसे मैप करें, एंड यू विल गिव टाइम एंड यू विल डेवलप द आंसर, बट डज नॉट नेसेसरली कि ये क्वेश्चन आगे आ जाए। आने वाला क्वेश्चन वो होगा जो आपके लिए वेट कर रहा होगा, सरप्राइज। नहीं आए मच बेटर, और नहीं आना डिपेंड करता है कि हाउ प्रिपेयर यू आर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट और दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सेकेंड पार्ट देखिए, इज लॉयर इज ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट ऑल केसेस, रूल्स में है। ऑल ऑफ सडन इसको रीड करने के बाद, जैसे 32 हमने रीड किया, अचानक से 32(1) मेरे दिमाग में आ गया। इसको रीड करते समय क्या अचानक से मेरे दिमाग में वो रूल आ रहा है कि आई एम ऑब्लाइज्ड? ये कहां होगा? ये आ रहा है, सर्टेनली इट वुड बी द ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, including case involving allegation of rape and terrorism or corruption, which he may find abhorrent to his own value system and discuss. Does this question is directly coming from somewhere, or it's a practical challenges what you are facing? यकीन मानिए, पहला क्वेश्चन 32(1) से रिलेटेड था, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्टली अप्लाइड। तो पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आपको यदि दो क्वेश्चन में चूज करना पड़े कि किस क्वेश्चन के आंसर को आपको करना है, तो आप कौन से ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे? विच वन इज इजी टू रिस्पॉन्ड? ऑफ कोर्स विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ लॉ, लाइक पार्ट 1 ऑफ दैट क्वेश्चन। यदि Yes, दो में आपको चूज करने की जरूरत पड़ी, जो सर्टेनली मार्क्स अवार्ड करेगा वो क्वेश्चन अवार्ड करेगा जो कि डायरेक्ट प्रोविजन से कनेक्टेड, क्योंकि उसमें बहुत कुछ करना ही नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग, श्रद्धा जी? yes, sir. Right, So sir. the selection of question, if option is available, the word I am using, if option is available. So the selection of question itself an important. यदि मैं, आप देखिए कि ये दो पार्ट में क्वेश्चन है, और पहले पार्ट को मैं सेलेक्ट और ऑप्शन हो कि दोनों में से एक को रिस्पॉन्ड करना है, आप लोग किसको रिस्पॉन्ड करें? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन। First two. यदि सेकंड वन में जहां हमारा दिमाग चलता है, मेरी जो दिमाग की स्थिति ये कहेगी कि आई कैन रिस्पॉन्ड सेकंड वन, क्योंकि वो बहुत लोग नहीं करता है। और यदि मैं सेकंड वन को रिस्पॉन्ड करूं, और दोनों फर्स्ट वन एंड सेकंड वन मान लीजिए 5-5 नंबर का है, किसमें 5 नंबर मिलने की संभावना है? First one में। सेकंड वन में कितना अच्छा से भी लिखूं, 3 या 4 से ज्यादा नहीं मिलना है, isn't it? बहुत मेहनत लगेगा वहां पे। Which one is economical? ये डिसीजन लेने के सिचुएशन में आप तब आएंगे जब ऐसे क्वेश्चन को इनकाउंटर। मेरा कंसर्न इतना है कि नाउ 9 days इज रिमेनिंग, यू रीड ऑल द प्रोविजन ऑफ लॉ, नाउ रीड डायरेक्टली क्वेश्चन, कि उसमें आपको सरप्राइज कैसे मिलता है एंड हाउ यू आर एबल टू हैंडल विद द सरप्राइज। इट वुड बी करेक्ट वे फॉर द प्रिपरेशन। एनीवे, मैं थोड़ा सा उससे हट करके मैं प्रोफेशनल एथिक्स पे आना चाहता हूं। आई टेक नॉट मच, बस 10 to 15 minutes only. So on that point of line, I just segregated all the questions concerned to the professional ethics. One is advocate on report system, which is concerned to the order 4 of the Supreme Court rules. So कि AoR का एग्जाम है, तो certain questions confined regarding the AoR system, certain questions was concerned regarding BCI rules and Advocate Acts, certain questions was dedicated to the constitutional contempt of court and administration of justice and this,
Certain questions was confined to the values, ethics, virtues, uh, and fuel, seven lamp of advocacy, and etc. And certain questions was confined to the statutory and other emerging and trading topics. In this time, this zone 1 to 2, even this zone 3 and zone 5 is most important part. जो हर जोन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है. यदि मैं आपको ये कहूं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रोफेशनल कंडक्ट थर्ड जोन. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड यहां से क्वेश्चन है. और वो दो क्वेश्चन, सॉरी, वन क्वेश्चन व्हिच इज कन्फाइंड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट 3, especially concerned to the administration of justice. It was discussed as Article 129 read with Article 142 in contempt, VC Misra and SCBA versus Union of India का question, which is directly confined to this particular part. Dedicated एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है जिसमें VC Misra और SCBA versus Union of India में है, जिसमें Article 129 एंड आर्टिकल 142 का क्लियर डिस्कशन है. और वो मैं थोड़ा सा एक स्लाइड्स और मैं आपके सामने रखूं so that I can give you the clear picture regarding this. And I guess the slide is on your part. ये स्लाइड हमने शेयर भी कर रखा है. इस स्लाइड के लास्ट में एक थर्ड पेज, 3 पेज का स्लाइड है, इसमें ये वाला क्वेश्चन. This is the citation SCBA versus Union of India 1998 to SCR. हमने SCR के citations यहाँ पे find out करके रखते हैं, SCC के नहीं. SCR 795 in relation to VC Misra AIR 1995, और ये दोनों interrelated हैं और इसी दोनों केस से related सवाल आपसे पूछे जाएंगे. Scope, which is talking about scope and jurisdiction of Article 129 read with 142 and Section 38 contempt of court, natural of justice, principle, professional ethics, sui generis offense and procedure to be adopted. ये one part VC मिश्रा में डिस्कस किया हुआ है. हेड नोट्स का इटैलिक पार्ट मोर देन सफिशिएंट है आपको समझने के लिए, which you are aware to understand. एक पन्ने का होगा, एक या दो पन्ने. सिर्फ इटैलिक पार्ट एंड फैक्ट ऑफ द केस sufficient to understand this particular part. Now another question is confined to the SCBA versus Union of India, which is talked about scope. इसमें हुआ क्या था? VC मिश्रा में सुप्रीम कोर्ट ने VC मिश्रा को एक ये कहा था कि आप प्रैक्टिस एक सर्टेन पीरियड के लिए बैन किया. You cannot do the practice. उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया कि दिस इज नॉट योर जुरिडिक्शन. दिस इज द जुरिडिक्शन ऑफ द बार काउंसिल्स. बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट के तहत उनको पावर एम्पावर किया हुआ है. सो यू आर स्टेपिंग इनटू देयर ओन जुरिडिक्शन. इट इज नॉट योर जुरिडिक्शन. यू मस्ट कन्फाइन टू योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो डिस्टर्बेंस है आप वहां पे कन्फाइन करें. उसका बहाना लेकर के आप जो है ना, यू कैन नॉट एंटर इनटू द डोमेन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया. डिसिप्लिनरी कमेटी इनका पार्ट है, पनिश करना इनका पार्ट है, आप उसमें नहीं एंटर करेंगे. आप अपने यहाँ पे कन्फाइन, जिसको सुप्रीम कोर्ट रूल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में करेक्ट किया गया कि 129 में 129 and 142 is the constitutional provision, और इसको कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन इनक्रोच या ओवररूल नहीं कर सकता. बट we will exercise this jurisdiction when statutory provision अवेलेबल हो, तो हम इसके थ्रू भी उसमें एंटर नहीं करेंगे और इनक्रोच नहीं
will be due respect of each other. It was pronounced and corrected into the SCBA versus यहाँ conflict था, issues ये था कि 129 और 142 क्या डिवोर्स के स्टैटूट्स कहीं भी इंटर करके किसी को भी आप पनिश कर सकते हैं, किसी के राइट को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? Does it fair to do complete justice? Does it the complete justice? Answer was that yes, 142 and 129 क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है और एडवोकेट एक्ट इज एन स्टैट्यूट, सो कोई भी स्टैट्यूट्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को लिमिटाइज नहीं करेगा. इट वाज द फर्स्ट पार्ट. Another part is this: we will do the due care so that we cannot enter in, and ultimately they corrected the point. So this is the connection between BC Misra and SCBA, and this question is probable questions. In what manner I don't know. This is your domain. Now the another portion is confined to professional misconduct and others. Certainly उसके लिए आप ये देखेंगे सेक्शन 35 of the Advocate Act, BCI rules 24, 28 and 36, which is talking about the professional misconduct and otherwise. Case file of client withheld from the non-payment of fee. Otherwise, दूसरे rules की बात करें, rule 30 की बात करें तो this is talking about the solicitation of work, defects in working of disciplinary committee state bar council, which was discussed in MB Dabholkar. This is again concerned to the rule. If someone is failed or violated the rule mentioned in the etiquette, what is the remedy? Remedy is section 35. क्योंकि रूल तोड़ेगा तभी तो वो मिसकंडक्ट में आएगा. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नॉट अदर मिसकंडक्ट तो अदर पार्ट. जब वो रूल तोड़ेगा सर्टेनली स्ट्रेट फॉरवर्ड अट्रैक्ट करेगा सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट एक्ट. तो सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट एक्ट की बात जब हम करते हैं तो रूल 24, 28 एंड 36 का वायलेशन भी हो सकता है, इवन दो रूल 36 का भी वायलेशन हो सकता है, इवन दो सेक्शन 37 एंड सेक्शन 38 की भी बात हो सकती है. सेक्शन 20 एंड 20 नो, नॉट दिस. इस पे मैं नहीं जा रहा. ये देख लीजिए यहाँ पर भी ये सेक्शन 34 एंड 48 है. सो एडवोकेट एक्ट से रिलेटेड these are the things. जहां कहीं भी सेक्शन 35 or certain section of Advocate Act is being invoked, that case is directly concerned to the professional misconduct. So misconduct के कैटेगरी में वो सारे क्वेश्चंस होंगे. कौन सारे क्वेश्चंस? जहां पर रूल का वायलेशन है और अदर मिसकंडक्ट है. तो ये क्लास बदल जाता है. दिस इज कंसर्न टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल, but this is concerned to the application of Advocate Act, either this में और this. यहाँ केस क्या है? सॉलिसिटेशन. और यहाँ केस क्या है? केस फाइल ऑफ क्लाइंट withheld for non payment of. मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज बतलाना चाहता हूं, या फिर तीसरा पॉइंट देखें जो केस डीपी चड्डा त्यागी वाला है, which is concerned to the misleading or devising code to cause damage to own client interest and grievous professional misconduct. So these are the instances for the purpose of misconduct, right? और उसके लिए certain cases है, but this time one thing is very much probable, and that part is ये आपको पढ़ना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई गेस ये इश्यूज भी काफी पर्टिनेंट है एंड इंपॉर्टेंट है, और ये इस बार आना चाहिए.
किस मैनर में वो मुझे नहीं मालूम, बट दिस टॉपिक इज द वेरी हॉट टॉपिक. स्ट्राइक, कॉल और बाइकॉट बाय अ लॉयर. एक्स कैप्टन हरीश uppal में क्या हेल्ड किया गया है. दिस इज द नो. Since advocate has obligation and duties to ensure a smooth functioning of the court and owns a duty to his client, court may overlook protest on and issues involving dignity, integrity and independence of bar and judiciary, provided it does not exceed 1 day. So this was let down in particularly ex-captain Harish Uppal. मोस्ट लीडिंग है और इससे बहुत सब्सटेंशिएट करता हुआ लॉट ऑफ जजमेंट आपको कम से कम 1 दर्जन जजमेंट अभी तक मिलेगा और बहुत बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट्स. वो सारे चीज आपको हेल्प करे. बट categorization is important. As far as concerned to the categorization, I would like to confine you in the first page. This page I'll share and already I shared. तो पॉइंट मेरा एकदम क्लियर कहाँ गया वो. लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर पेज. यस, दिस वन. ये शेयर कर दिया है मैंने. सो दीज आर द डिफरेंट जोन्स. व्हाट आई डिड इनटू दिस डॉक्यूमेंट दैट आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट यू. सो दीज आर द 5 डिफरेंट पार्ट एंड जोन्स जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना है. उसमें पहला पार्ट मैं आपको अभी इस डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा ये बता दूं. सो AoR सिस्टम से रिलेटेड 11 क्वेश्चंस हैं एंड दिस क्वेश्चन इज कन्फाइंड टू ऑर्डर 4 exalted duty and unbecoming of AoR. So this is confined to the AoR system only. 41 questions was confirmed. It is this questions is collected from the previous 10 years question papers. So एडवोकेट एक्ट से रिलेटेड 41 क्वेश्चंस हैं जहां पर सेक्शन 35 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड बीसीआई रूल्स है. इसको आप जरूर देखेंगे क्योंकि 1 क्वेश्चन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से आना चाहिए और वो आता है. थर्ड, 22 क्वेश्चंस इज कन्फाइंड टू आर्टिकल 129 रीड विथ 142 which is include the contempt of cases, administration of justice and ethics से related जिसमें कि value, virtues and noble profession of law and 7 lamps से related है 21 questions. यहाँ especially targeted part है आपका 7 lamp. This is the only targeted part जहाँ से questions मुझे दिख रहा है after listening the lecture. This part is very much important और इसके क्वेश्चंस जब आएंगे यू मस्ट बी इनटू द ट्रैप. यानी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप वहां ट्रैप में जाएं. और ये वो जोन है जहां one small submission, sir. Kindly throw a light on exalted duties. Take 2 sentence kindly. एग्जैक्टली दिस इज द AoR सिस्टम. और AoR की जो ड्यूटी है वो एडिशनल ड्यूटी है. एडिशनल ड्यूटी क्या है? यू नीड टू फाइंड आउट इन द ऑर्डर कोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स. यहाँ क्लाइंट के बजाय आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और एक्स्ट्रा ड्यूटी दी गई है. वहां क्लियरली नरेटेड है और कोर्ट का एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर है कि आपको हर मैटर में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वहां रहना है. सो ये सारे जोन से रिलेटेड ये जितने भी जोन हमने यहाँ आइडेंटिफाई किए हैं और अलग अलग किए हैं, ये 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, इस सबको रीड करने में आपको 10-15 मिनट लगेंगे, नॉट मोर देन दैट. If you will see this question, which is confined on the AoR system, this is the prime focus zone 1. ये सारे क्वेश्चन किस साल पूछे गए थे, दैट इज देयर. कौन सा क्वेश्चन था और कितने मार्क्स का क्वेश्चन था और क्या क्वेश्चन. सो दिस इज द क्लू फॉर द रेफरेंस. ये क्वेश्चन कहां से पिकअप किया, यू कैन गो एंड वेरीफाई इट. इफ एनीथिंग इज रॉन्ग आप वहां करेक्शन कर सकते हैं. ये क्वेश्चन और इन सारे क्वेश्चन का सब जवाब, इट इज नॉट सो इजी. यू नीड टू थिंक और डेवलप योर थॉट प्रोसेस. An advocate on record should not file a petition where he is not convinced that it is a fit case for the Supreme Court. तो बताइए ये सिचुएशन आपने सोचा कभी? An advocate on record of the Supreme Court has a higher burden of duty. What is the higher burden? That is comparison to the normal advocate.
where come this burden? Either this practice and procedure or from the rules. तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में एडिशनल क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. यहाँ देखिए लॉयर्स के ऊपर यूजुअली एडवोकेट एक्ट का रूल, बीसीआई रूल्स प्रेवेल करता है, एडवोकेट एक्ट प्रेवेल करता है यूजुअली. बट जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे, एक तलवार आपके ऊपर और आएगी, which is called सुप्रीम कोर्ट रूल. उसके ऊपर एक तलवार और आएगी जिसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आकर के एक तलवार और आपके ऊपर आ जाती है, दैट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच इज कॉल्ड 129 रीड विच 142. तो इतने सारे स्लाइसेस के बीच में आपको परफॉर्म करना है और केयरफुली. So this is so many things are there. और उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि आप फ्री फ्रॉम फियरलेसली परफॉर्म करें एंड प्रॉपर परफॉर्म करें. एंड दैट इज आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है AoRs के ड्यूटीज को लेकर के, जो आप लोगों को पता ही होगा और रिफ्लेक्ट भी करता है. एक इंस्टांस के थ्रू सवाल पूछा गया है, वो इंस्टांस यहाँ पर आप इसके थ्रू आप एसेस कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट का क्वेश्चन कैसा होगा. यू नो what is the maximum fees? This is very straightforward, can pick up from the part certain things. ये important नहीं. 2 नंबर के क्वेश्चन से these are not much important. Much important part is कि ये complex part को आप कैसे resolve. ये देखिए ये बहुत important part है. Duty of the court is owed not for the sake of temporary incumbent of the judicial officers, but for the maintenance of supreme importance. What is this? Rule of law. The Supreme Court is a constitutional court and final court of appeal. How? Question आप शुरू होता है. How will you, as a Supreme Court lawyer, harmonize what? The duty of the court and acting in the best interest of the life. क्योंकि duty of court rule of law के तरफ ले जाएगा. Duty to the court, acting for the best interest of the client, आपको एज ए हायर गन प्रोजेक्ट करेगा. इसके बीच में आपको कहाँ लाइन खींचना है, परफॉर्म करना है उस लाइन पे, नैरो जोन पे. दैट इज द हार्मोनाइजेशन, isn't it? ये कैसे करना है? Need to think it. My question is, this is the set of question which can be asked under this head. एम्पल कोई जरूरी नहीं है कि ये पिकअप हो जाए. अभी अभी मैंने एग्जांपल दिखाया कि वो क्वेश्चन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है. आफ्टर सो मेनी हिंट, लेक्चर में वो हिंट था, बट ये इमेजिनेशन नहीं था कि इस तरीके लेक्चर आपको एक सर्टेन हिंट दे सकता है. तो दिस इज द जोन वेयर यू नीड टू फोकस केयरफुली. मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ क्लियरली कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, दीज आर द क्वेश्चन यू नीड टू गो थ्रू इट. यहाँ ये जोन टच कर रहा है, एक्सॉल्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है, और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ से आना चाहिए. अनदर पार्ट इज बीसीआई रूल्स एंड एडवोकेट एक्ट. ये यूजुअली डोमिनेटिंग पार्ट है, यू कैन नॉट इग्नोर इट, कैन नॉट टेक इट लाइटली. सो आप जो कुछ, और यहाँ पर बस कन्फाइंड पार्ट है. दिस इज द स्टेटमेंट एंड वर्ड विच वाज आस्क्ड इन 2050 फॉर 20 मार्क्स. द स्पेशल this quotation is especially reflected by K. Krishnamani Iyer, professor on professional conduct and advocacy. This question is asked in the 2015 for the 20 marks. आप आगे देखें, lot of things are there. Again, some reproduction is there, and you need to explain it as per instruction. So this segment, second part, is really most important segment. It will cover more than 2 questions for. देखिए, another reproduction is also there. जो पूछे गए हैं वहां पे बहुत सारे ब्लिंक हैं, फ्लेवर है, वो सारा फ्लेवर आपको मिलेगा. And you will find out कि कैसे हमको रिस्पॉन्ड करना है. So the first part is you need to
अंडरस्टैंड ऑल दीज रूल्स प्राइमरली। ये 5 पन्ने का रूल है, आपको रूल तो पढ़ना ही पड़ेगा। दिस इज द बीसीआई रूल्स। और इस 54 रूल्स में 54 रूल्स हैं। इस रूल में आपको प्राइमरली इस पर्टिकुलर पार्ट को, इसको भी रखना पड़ेगा। इवन दिस पार्ट यू कैन नॉट इग्नोर। क्या पता कि यही सेक्शन पूछ ले, शायद 1 मार्क्स का। देन व्हाई विल लूज दिस 1 मार्क्स? देन वी विल गो टू द एडवोकेट एक्ट। और एडवोकेट एक्ट का जो सेक्शन 35 है और अपील 38 है, वी मस्ट हैव टू रीड इट, क्योंकि अपील के थ्रू ही हम यहाँ पर आते हैं। एंड आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, you certainly need to enter into this particular zone where you need to analyze the question, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बचता नहीं इसको समझने के लिए। Yes, and that part is order 4 of the Supreme Court rules and article 139 29 read with 142. So ये segmented थोड़ा सा पार्ट है जिसको समझने के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा, और इसके थ्रू इसी के अराउंड सारा कुछ इवॉल्व करता है। तो आर्टिकल 129, आर्टिकल 142, ऑर्डर 4 एंड सेक्शन 35 एंड 38 ऑफ द एडवोकेट एक्ट एंड बीसीआई रूल्स, ये 6-7 चीज को पहले एक साइड रखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसी का एप्लीकेशन फर्दर। गो अहेड एंड डन। व्हाट लेफ्ट? यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेम्प्ट, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट the 129 and all. So इसमें भी certain questions हैं। See, this is the reproduction from that judgment itself, जिसकी बात मैं कर रहा था। See, this was the quotation and this is the question concerned to that quotation. The scope and power of Supreme Court as a court of record, having all the power of such a court, including power to punish for the contempt of itself, in terms of Article 129 of the Constitution. Discuss. So 142 contempt of court में conflict को कैसे discuss करेंगे? Rule 8 Order 4 of Supreme Court rules में क्या करें? तो इस तरीके के questions हैं जो segmented है 3 पार्ट में, यानी 5-5 नंबर के questions में splitted है। स्ट्राइक से क्वेश्चंस कैसा आ रहा है एक्सेप्टर हरी सुक्कल, वो आप देख लीजिए। अमाइकस का क्या मतलब है? सो ओनली थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आई segregated this part, वैल्यू वर्चू नोबल प्रोफेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको आप देख लीजिए। एंड फाइनली आपका लास्ट पार्ट में जा रहा हूं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज रेसिडुअल, स्टैट्यूटरी एंड इमर्जिंग एंड प्रिविलेज। क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर को हिट करना चाहिए और वहां पर आना चाहिए। उसमें एक पार्ट बहुत क्लियर है और वो पार्ट ये है आपका 126, सेक्शन 126 ऑफ द एविडेंस। व्हाट इज दिस? This is concerned to the privileged communication between advocate and client. ये वन पार्ट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां से पिकअप हो सकते हैं, एंड ऊपर कोटेशन एंड एग्जांपल है एक्स एंड वाई करके, एंड these are the questions which is for your practice पर्पस के लिए। आपको अच्छी खासी मेच्योरिटी यहां से पिकअप होगी। आरडी सक्सेना, बलराम प्रसाद के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो आपके सामने हैं, जो पहले आए हुए हैं। इट इज ऑल्सो कंसर्न टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पे द वर्ड लियन यानी फाइल को गुड्स नहीं मानते हैं, वो कैसे है? जब फाइल को आप नहीं रिजर्व रख सकते, पैसा नहीं दिया तो फाइल नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, इट इज एक्सप्लेन इन द आरडी सेक्शन। और रिपीटेड क्वेश्चन वहां से आए हैं, तो आपको क्वेश्चन के सारे फैसेट्स को समझना एक आसान होगा। तो ये 20 पेज का डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको अभी भी शेयर कर दिया है, पहले भी किया हुआ था, अभी भी शेयर किया है। सो दिस इज द थिंग्स फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें बहुत कुछ आपको करना नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना नहीं है, बट द थिंग
जो पॉइंट आउट होकर के आता है थ्रू लेक्चर, वो मैं 10 पॉइंट आपको मैं पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ. यू मे नोट डाउन ऑन दैट बिकॉज क्वेश्चंस फोकस होगा वहां. फर्स्ट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर्स, which is concerned to the prime focus zone 2 BCI rules and advocate acts. This is the important segment. ये यहाँ आना है, and I guess around 40 to 50% marks will confine on this part only. One question may be concerned to the Article 129 and Article 142 and contempt, especially VC Misra and SCBA. Ratio let down into that. Citation मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. ग्रुप पे मैंने अपना वो डॉक्यूमेंट है, आप मुझे 1 सेकंड टाइम दे. लेट मी जस्ट पुट इट डाउन. दिस इज द स्ट्रेटेजिकल पार्ट, अनदर इज द जोन 1. एक डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया, एक और डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे इस ग्रुप पे मैं डाल. तो दोनों डॉक्यूमेंट जो मैंने आज यूजली डिस्कस किया वो डाल दिया, और अभिषेक जी ने बड़ा क्लियरली ये वाला SCR का हेड नोट्स डाल दिया है, और वो हेड नोट्स अभिषेक जी किस चीज का है, ये बीसी मिश्रा. SCBA वाला भी आप डाल दीजिए तो लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा. सो इट वाज द वन पार्ट. दूसरा पार्ट था 129 वर्सेस आर्टिकल 142. तीसरा सेगमेंट है जो बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट है. आप इसके ऊपर अब तैयार होइएगा. कुछ रेफरेंस हमने दिया है, कुछ रेफरेंस आप एक्स कैप्टन हरीश उत्पल का रेफरेंस हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट में जो जेनेसिस है वहां से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का पहला जजमेंट है जो स्ट्राइक्स को डील किया हुआ है प्रॉपर्ली, उसके हेड नोट्स को आप जरूर पढ़िएगा. हेड नोट्स मींस नॉट ओनली द इटैलिक, पूरा जरूर पढ़िएगा स्ट्राइक का, क्योंकि इट विल हेल्प यू. सॉलिसिटेशंस ये दूसरा सेगमेंट है, वो भी वहां मेंशन किया हुआ है. बैलेंस बिटवीन conflict of duties, this was also discussed, which is deals in the AoR system. Privileged communication, 7 lamp of advocacy, exalted responsibility at the rate of AoR, this is also part of conflict of duty and all. AoR वाले सिस्टम में आपको मिल जाएगा. प्रोफेशनल एथिक्स एंड मोरालिटी से रिलेटेड आएगा या नहीं आई डोंट नो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. एंड अदर थिंग्स एटिक्वेट्स और कोड ऑफ कंडक्ट रूल है, उसको तो आपको पढ़ना ही है. सो दिस इज द सेगमेंट जहां पे क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 5-7 पॉइंट है. वन इज द प्रोफेशनल कंडक्ट एंड मिसकंडक्ट. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 129 रीड विथ 142, स्ट्राइक्स, सॉलिसिटेशंस, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, 7 लैम्प एंड द पार्ट 1 AoR सिस्टम वाला जो पॉइंट 1. पॉइंट 1 एंड 2 को आप बहुत सीरियसली लीजिएगा. 1 एंड 2 take it seriously. Prime focus zone 1 and prime focus zone 2, and after that strikes and solicitations उसके अंदर included है. 7 lamp and privilege communications others वाले में है. Everything is segregated at one place to you, और वो हमने आपके साथ शेयर किया. Is there any doubt concerned to this? No, sir. Let us conclude some particular point कि हमने क्या डिस्कस किया आज. This discussion was started from a question asked by श्रद्धा जी, और उस क्वेश्चन के थ्रू हमने बहुत चीज को कंफाइन किया कि हाउ फोकस वी आर, कितने अलर्ट हम हैं क्वेश्चन को पिक करने में, कैसे हम लाइटली और अनकॉन्शियसली एक पर्टिकुलर पॉइंट को मिस करके दूसरे जोन में शिफ्ट कर लेते हैं और वहां कुछ न कुछ क्रिएट कर लेते हैं जो गलत है. यहाँ हमको अलर्ट रहना है, प्रॉपर एंड फेयरली अलर्ट रहना है, प्रिपेयर रहना है. अच्छा, we need to ready to handle the surprise into the exam and on the spot, because after 3 hours the things are lost. वो क्या कहते हैं, जी ले अपनी जिंदगी. चक दे इंडिया में बोलता है ना, 3 घंटे के लिए जी ले अपनी जिंदगी, आपको 12 घंटे मिले. सो आउट ऑफ द बॉक्स रूल एंड रेगुलेशन को साइड करके अपने दिमाग पे भरोसा कीजिए और उसके बाद तरीके से परफॉर्म कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए, और पूरे ईमानदारी से
पूरे कमिटमेंट के साथ। जो भी है, जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया, जितना आपने समझना था समझ लिया, जितना आपने प्रिपेयर होना था हो लिया। नाउ एग्जाम में आपका ब्रेन होगा और आप होंगे, और साथ में होगा एक अलर्ट फेस विथ स्माइल, स्माइल फॉर कॉन्फिडेंस, अलर्ट फॉर कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। And after that I can say only all the best. बताइए। Any question? सर हायर्ड गन का क्या कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चन इससे भी आया एक दो बार। That is what you need to explore ना, आपको एक्सप्लोर करना है। मैंने रिपीटेडली इसको बोला है। हायर्ड गन क्या होता है, गन का क्या रूल है, क्या ऑब्जर्व ये है। तो आपको एक क्वेश्चन अभी हमने पुट अप किया था, इट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटीज। वन इज ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट, अनदर इज ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट। सर ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट क्या है? आप क्लाइंट के बेस्ट को रिप्रेजेंट करें, राइट? यस सर। व्हाट इज द ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट? असिस्ट करना, प्रॉपर असिस्टेंस, नॉट ओनली असिस्टेंस, प्रॉपर असिस्टेंस। प्रॉपर असिस्टेंस का मतलब आप लॉ रूल सब कुछ आप बतलाएंगे। यदि कोर्ट कहीं मिसलीड हो रहा है तो आप रोकेंगे उसको और बताएंगे कि दिस इज द करेक्ट पोजीशन। और वो मिसलीडिंग का वहां पर रोकने का कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है कि आपको भुगतना पड़े, आपके क्लाइंट को भुगतना पड़े। नहीं हो सकता है? यस सर। हायर्ड गन क्या करेगा? ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट को सेकंड पोजीशन पे ले लेगा। उसको लॉस होता है तो होने दे, वो उसकी ड्यूटी है, वो समझे। मेरा रोल नहीं असिस्ट करना इस पॉइंट पे। दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ द हायर गन कि क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए मुझे जो करना है करेंगे, प्राइम एंड ओनली कन्फाइंड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। बाकी जिसको जो करना है करे। यदि मिसलीड होना है तो उसको रोकना अपोजिशन का काम, वो नहीं रोक पाया तो उसको भुगतना चाहिए। यदि कोर्ट अपना जजमेंट सही से नहीं दे पा रहा है, वो कोर्ट का प्रॉब्लम है। मेरा सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे मेरे क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में करना है, बाय हुक एंड क्रुक, नॉट बाय हुक एंड क्रुक इन द सेंस कि बाय इग्नोरिंग ऑल द पार्ट और पुटिंग इनटू ऑन द सेकंड फुटेज। It may be lost the word, assistance would be there, but it may lost the proper. एकदम एक्सट्रीम एंड पे क्लाइंट के लिए मुझे काम करना है। That is the higher goal. Is there any doubt on that? नो सर, नो सर। No, sir. That is not allowed. That is not allowed in this court. सुप्रीम कोर्ट में वो अलाउड नहीं है। एंड दैट इज ओनली द एक्साल्टेड ड्यूटी ऑफ एडवोकेट। यहाँ प्राइम कंसर्न ये है कि आपको कोर्ट को असिस्ट करना है। और साथ में आपके अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को भी पैरामाउंट पे रखना। आपको बीच का लाइन लेना है। आपको ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में एकदम से क्लाइंट के इंटरेस्ट को भूल जाएं, या फिर आप एकदम से कॉम्प्रोमाइज कर ले रूल ऑफ लॉ। यू आर नॉट अलाउड, एंड दैट्स द हार्मोनाइजेशन व्हाट्स गिवन टू दिस इज द एक्सॉल्टेड ड्यूटी। क्योंकि क्वेश्चन ये है, एक्सॉल्टेड ड्यूटी का मतलब ये है ड्यूटी आप पूरा नहीं करेंगे तो आप डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी एंड अनबिकमिंग ऑफ AoR। यदि आप एक्सट्रीम एंड पे रूल ऑफ लॉ चले गए और क्लाइंट सफर कर गया, दिस इज ऑल्सो अमाउंट टू अनबिकमिंग ऑफ AoR।
और एक तरफ आप फायर गन के तरह एक्सट्रीम एंड पे आप क्लाइंट के इंटरेस्ट को ले गए और रूल ऑफ लॉ को किसी न किसी तरीके से change किया, दिस वुड बी आल्सो अमाउंटेड टू फेल टू असिस्ट द कोर्ट, a duty towards the rule of law. You are the custodian of rule of law. तो दोनों एंड पे आपके गर्दन के ऊपर तलवार लगी हुई है और आपको आराम से इस तलवार के बीच में चलते हुए जाना है, मुस्कुराते हुए। इन प्रैक्टिकल सेंस पे मैं बता रहा हूं आपको, अवेयर रहना है तो यू नीड टू बी अवेयर ऑल दिस थिंग्स। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इट इज सेंस, अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेशन कहाँ है, इनॉर्मस इंस्टांसेस मिलेंगे। ये आपको समझना है कि कहाँ आपको पार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं, डिफरेंट मैनर में एक्सप्लेन किए हैं, और हर बार ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि इट इज कंप्लीट। आई गेस इस टाइम को ज्यादा ही एलोबरेट कर दिया हमने, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले लिए और वो एग्जाम्पल काफी एक्सट्रीम एंड पे लिए हैं। उस तरह से आप लोग प्लीज प्रोड्यूस मत कीजिएगा। डू सम वर्क ऑन दैट, डू सम रिसर्च ऑन दैट, so that you can find out a proper word or differentiate into these two. This may be the one of example जो मैंने आपके सामने रखा। Any more questions? Sir, नहीं, उससे पहले भरत जी, is there any doubt on that? No sir, clear sir, this time. भैया आप लीग फाइटर भी हैं और लीगल फाइटर भी हैं, थोड़ा सा मुझे समझ के रहना पड़ेगा। हाँ sir, about loco parentis थोड़ा सा sir थोड़ा सा बता दीजिए ना about loco parentis। लोको पेरेंटिस, व्हाट इज दिस? सर एक ना क्लास में एक बोले थे ना लोको about loco parentis। सर पांडुराम दत्ता में जो जस्टिस कृष्णा अय्यर का एक पैराग्राफ है ना, उसमें द एग्जामिनर ही वाज रीडिंग दैट पैराग्राफ जिसमें लोको पेरेंटिस का वर्ड का भी वो आया था वर्ड। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस वर्ड, आई कैन नॉट से एनीथिंग, मुझे नहीं मालूम। सर गुड मॉर्निंग सर, मे आई सबमिट? श्योर सर। Sir, loco parentis means the state, just like a state act as a father, parent to the orphan children, widowed children, neglected children. Here also, an advocate should act as a loco parent for his client. It is in the capacity of the father, he should take the responsibility of a as a client, like a father takes the responsibility of his child. It is so that is the concept of loco parentis, sir. This is the obvious inheritance boss, मतलब जो हमारी ड्यूटी है ना। That is a magazine. That is a magazine. Loco parentis is a magazine. Exactly. It has got a wider meaning. It loco parentis. It is. That's correct. That's correct. But this is the inherent part, basic Yes, sir. ingredient of your duty, narrated into the etiquette. Yes, sir. Under the bar council of rules में duty towards client जो लिखा हुआ है, ये basic part है कि आपको एक father की तरह वहाँ care करना चाहिए। Yeah, that what is summed up in one word. It is. Exactly. Father की तरह कहने का मतलब बहुत कुछ आता है उसमें। उसमें ये आता Yes, है sir. एक बाप बेटे के रिलेशंस में आप इमेजिन कीजिए कि दो बच्चा है, एक स्ट्रेंजर है, एक योर सन है। आपका बेटा आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करेगा। Yes, sir. कि ड्यू केयर आप करेंगे, आपको उसको सीख नहीं करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ही वुड बी एक्सपेक्टेड कि आपको उसके साथ ड्यू केयर करना है और आप करेंगे। Yes, sir. इफ यू आर फेल टू डू दैट, यू आर नॉट अ गुड फादर। बट स्ट्रेंजर जो है ना, वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा, वहां वो इंग्रेडिएंट नहीं। Yes, sir. यूजुअली प्रैक्टिकली इन द रिलेशंस माने आउटसाइड वर्ल्ड ये दोनों एग्जांपल एग्जिस्ट करता है साइमल्टेनियसली। बट इन लॉयरिंग केस दैट्स व्हाट दिस इज द नोबेल प्रोफेशन। नोबेलिटी यहाँ भी आती है कि आपको नॉट ओनली फॉर द क्लाइंट, इवन फॉर द कोर्ट, इवन फॉर द अपोनेंट, ये वाला जो फीलिंग है ना, ट्रस्ट वाला फीलिंग, ड्यू ट्रस्ट, ड्यू एक्सपेक्टेशन, only this part
जो कि बहुत ब्रॉडर है, आपके इस प्रोफेशन को नोबल बनाता है, which was also intact in all the professions concerned like medical or even in politics. और जहां ये इंग्रेडिएंट लॉस कर जाए, आप समझिए योर प्रोफेशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टम इज अंडर थ्रेट. दिस इज माय वर्ड्स, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग. मेरे समझ में ऐसा लगता है कि ये चीज प्राइम कंसर्न है, इसके इंटैक्ट होना और नहीं होना, प्रोफेशन की नोवेलिटी का सरवाइव करना और नहीं करना, जैसा एनालॉग. आप मैंने जितने भी जजमेंट पढ़े हैं, इसकी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, समझने का कोशिश किया है, सब कुछ इसी लाइन के तरफ इंडिकेट करता है जहां ये सारा कुछ इंटैक्ट हो. ट्रस्ट, दैट इज फॉर द पब्लिक ट्रस्ट. यू आर द पब्लिक ऑफिसर. आप जो है ना पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, जहां पब्लिक का ट्रस्ट है आपके अंदर. तो ये पब्लिक ट्रस्ट जो है ना, इट शुड नॉट, हालांकि पब्लिक ऑफिस प्रॉपर जहां एक्सटेंशन आता है वो वहां डिफाइंड है और उस जगह पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन डायरेक्टली इंटैक्ट होता है, बट ये हमारे केस में एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट है, वो इंक्रोच हुआ. दैट्स व्हाट द वर्ड दिस पेरेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लोको पेरेंटिस, लोको पेरेंटिस, आप जो भी कह लें, मुझे ये समझ में आया है, एंड दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन, एंड इट्स अ वेरी नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर आवर प्रोफेशन. मैं लिखता भी तो अपने शब्दों में अलग तरीके से लिखता, बट इट इज रिटन बाय सम जजमेंट, देन इट्स वेरी गुड. एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर डाउट्स व्हिच आई कैन क्लियर? राजीव जी, यस सर. वो 7 आपने पॉइंट बताया थे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अदर 129 पॉइंट, उसको रिपीट कर दे एक बार, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट. लिखा हुआ है सर, वो लिखा हुआ, मैं फिर से रिपीट करना किया है थोड़ा सा. नहीं, अगर आपके नोट्स में तो नो नीड टू रिपीट. हाँ, मैं बोल देता हूँ, वो उसमें भी लिखा हुआ है. वन इज द प्रोफेशनल. Okay. So the correct word is fiduciary relationship. No sir, fiduciary relationships are entirely Between the lawyer and the client. No sir, that is the Trust, different thing. the word, because a relationship of legal trust, you know. नहीं, मैं वो लिमिट करता है थोड़ा सा, मैं उस वर्ड से थोड़ा अलग हूँ. लेट मी जस्ट पॉइंट पेन डाउन दिस ऑल these points. What I pen down, read out. One is the professional misconduct and others, Bansal sir. Okay. Another is the Article 129. Read with Article 142 in the context of Sinha and SCDA. Yes, very well. Third is the strike. Okay. Fourth is solicitation. MP Davulkar. Fifth is balance between conflict of duties along with exalted responsibilities of AoR. Sir, This conflict resolution mechanism. Just a minute, Swetaji. Please, Swetaji. sir, this can be as a adversarial system. This can be interpreted like this. The adversarial system again it's one part. आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जिस चीज को लेकर के आप कन्विंस ना हो ना, प्लीज वो वर्ड आप यूज मत कीजिएगा. यदि एडवर्सियल सिस्टम को लेकर के आप कन्विंस नहीं है, डोंट यूज दिस वर्ड. बट क्योंकि वो बहुत सारा कंफ्यूजन छोड़ेगा जो मे बी डेंजरस, मैं आपको ये कहूँगा, these are the parts for the adversarial system. Even if you will go for the contempt court, वहाँ adversarial nature का वो होता ही नहीं. Even the PIL is not for the adversarial nature. See, adversarial nature में जज जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और दो पार्टी अपने अपने पार्ट्स को पुट अप करते हैं. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में
दो पार्टी जो होता है ना, वन कोट एंड अनदर इज कंटेमिनेट, सो एडवर्सरी इज गॉन. DIL is the collective efforts of three organs: petitioner, government authorities and court. So adversary is gone. एडवर्स पार्ट जो दो पार्टी के बीच में जो एडवर्स कंफ्लिक्ट चलता है वो पार्ट नहीं है ना यहाँ पे. सो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करें केयरफुली. बट द पॉइंट इज दिस, हम जो लिखा रहे थे वन, मैंने क्या लिखा है, वन इज द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अनदर वाज द Article 129. Article 132. third is the strikes and strikes related question. तो आपको चाहिए. Fourth is solicitation, which is the important part. Each and every parameter facets regarding this you need to capture. Balance between the conflict of duties. Yes. Harmonization जो आप बोलते हैं, the word is harmonization. एंड दूसरी तरफ से मैं ये कहूं तो दिस इज द एक्सॉल्टेड, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, एक्सॉल्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ AoR. Yes. तो ये सारा कुछ पार्ट वन फोकस जोन में मैंने रख रखा है जो AoR सिस्टम के नाम से है, वहां पर ये मिल जाएगा. दिस इज द फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन. And seventh part is the 7 levels. Thank you. इतना अलग अलग सेगमेंट पे, अलग अलग यूनिट पे आपको इस पे काम करना है. छोटा छोटा सेक्शन एंड सेगमेंट. ठीक है. एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं. दिस इज अ वेरी लाइव एग्जाम्पल एंड ओके छोड़िए, इट इज अ लिटिल बिट पर्सनल. द यूज ऑफ वर्ड कैसे करते हैं ना, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था. मेरी नानी थी, वो अभी नहीं है. वो बहुत ही क्यूरियस थी किसी नई चीज को सीखने के लिए. She was very alert and उनको she was illiterate too. तो बचपन में मेरी छोटी बहन थी, उसको सर में दर्द हो रहा था. देन she said कि नानी मुझे हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है. तो नानी पूछती है मेरी कि हेडेक का मतलब क्या होता है. तो बोलती है सर में दर्द. आफ्टर फ्यू डेज मेरी नानी पेट पकड़ के बैठी हुई. तो मेरी बहन पूछती है नानी क्या हुआ. तो कहती है कि हेडेक हो रहा है. व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. समझा नहीं. मोरल ऑफ पेट के अंदर हेडेक हो सकता है क्या. नो, मीनिंग समझा नहीं. तो सी यूज द वर्ड्स एज इट इज गॉड. The moral of the story is the proper use of the word is the required. Otherwise, वो कहीं ना कहीं डिजास्टर क्रिएट करेगा. अदरवाइज आपको मतलब लिख दीजिए जो आप कहना चाहते हैं, एक वर्ड के बजाय उसको एक लाइन एलिब्रेट करके डेडिकेट. बट डिजास्टर होने से बचिए. बेटर ये है कि उस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च पहले से करके क्लैरिटी ले लीजिए. तो आज के डेट में वी आर एट द जंक्शन ऑफ
end of the sessions concerned. And in fact, at this juncture, we can say that all of you are properly trained for the examination or even basic minutes of the law. Exposed, trained, experienced, और स्टेज पे हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि हमने अच्छी तरीके से मैंने बहुत कुछ रियलाइज किया है, बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ सीखा है, जिसको पूरी लाइफ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. बट एनीवे, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इस सेशन की शुरुआत की थी, मोर और लेस वी अचीव एट सब्सटेंशियल लेवल द थिंग्स व्हाट वी प्रोजेक्टेड और इनिशिएटेड, ये कहना सही रहेगा, जैसा मैं समझ रहा हूँ. और आप लोग इस लेवल तक जरूर हैं, इतनी सब्सटेंशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड the question and answer session we can conduct periodically if required. So, Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. We are highly obliged. Sir, can we have answers only for 1 hour in the evening as per your convenience? नहीं श्रद्धा जी, देखिए अभी है क्या, मैं आपको क्लियरली ये बताऊं कि ये सेंसिटिव टाइम है और आपको फोकस अपने आप पे करना है. फोकस मीन्स व्हाट, कि जब आप फुल कंसंट्रेशन और मेडिटेशन मोड में होते हैं ना, यू नो, मैंने जो कुछ सीख लिया वो मुझे सिखाना है, तो बात अलग है. ये डिबेट में इंटर करना क्या है, उस समय हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते हैं. व्हाट वी आर लर्निंग, वी आर एक्सप्रेसिंग, वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू primarily. Sir, in the case of doubt only, like in the case of doubt. Yes, exactly. आपको आपका जो फोकस है ना, वो आपको अपने डाउट्स पे क्लियर करना है. You need to develop a habit to find out. पाथ फाइंडर आपको बनना है. और ये छोटी छोटी चीजों की शुरुआत है, आप करो तो आपको वहां पर ये देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा. मुझे याद है 2 या 3 साल पहले, राजू कुछ आवाज आ रहा है आपके एंड पे. 2 या 3 साल पहले जब हमने इस डिस्कशन की शुरुआत की थी, तो वेंकट सर काइंड आई थिंक सो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमने 4 लोग बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे, और किसी पॉइंट पे 3 लोग अपोजिट में थे कि नहीं ये नहीं, वो होगा, वो नहीं, वो होगा, वो नहीं, वो होगा, और क्लियरिटी आ नहीं रही थी डाउट्स में. तो एक ने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं हम लोग सर्टेन सर को इन्वॉल्व करते हैं जो उसको क्लियर कर दें. माय आंसर वाज नो, unless until we will put my efforts and ultimately we fail कि चलो हमको अब कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब तक हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे. we will put our efforts and certainly I'm telling you till the date today, उसके बाद उस एटीट्यूड के बाद और उस रास्ते के बाद आज तक शायद जरूरत नहीं पड़ी. और जो फेलो 3 साल पहले जिन्होंने ये सजेस्ट किया था, वो आज तक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाए. मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि ये एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है इस प्रोफेशन के लिए, कि मैं खुद ढूंढ लूंगा. आई एम देयर. यदि आपको जरूरत है तो मैं यहाँ पर हूँ, ओवर फोन और अदरवाइज यू मे कॉन्टेक्ट मी. Okay, sir. बट क्वेश्चन यहाँ ये है कि सर्टेन सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा.
क्योंकि ये जो एटीट्यूड है ना, आपको हर केस में, हर मैटर में कोर्ट के सामने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस और एडवेंचर जो कल हमने डिस्कस किया था, उसके लिए ही जरूरी Yes, sir. है ना। Sir, namaste sir. I have one question. In 2023, professional ethics question number 7 ये है कि do high courts possess power jurisdiction to direct the any advocate shall not be permitted to practice before that high court or subordinate court? If yes, under which jurisdiction, to what extent? Sir, is usually सर मैं आपको ये बता दूं, usually I am not bothering anything to answer a particular question because I think you should find out. But anyway, this questions I'll answering to you. अब जरा ये देखिए, मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ. Yes, yes. See, on your screen, Jamshed Ansari versus High Court of Allahabad. On that point of time, 2016 10 SCC 554, इसके SCR version भी होंगे. It was pronounced by Justice A.K. Sikri and N.V. Ramanna on that point of time. This judgment is authored by Justice A.K. Sikri. It is a two-judges judgment regarding Article 19(1)(g) and 6. Article 19(1)(g) and Article 19(6), which is talking about the freedom of trade, business, professions, and 6 is talking about the reasonable restriction on that. So, a scope of right to practice of law conflicting with Article 19(1)(g) and c. See, what you said, that is the restriction to practice before the High Court, isn't it? Does this restriction is reasonable under Article 19(6)? It was dealt in this particular judgment and said it is a reasonable restriction, and the reasons was there. And in fact, that said it is not a restriction. You can go practice and argue. Even in the Supreme Court you can argue. But on the instruction of advocate on record, who is properly trained regarding practice and procedure of that particular court or High Court. In Supreme Court case, the advocate on record is there as per the Supreme Court rules. And Allahabad High Court, their own rules is prevailing, which is imposing a partial restrictions on all the advocates coming from different zones. They are not banned, but they are allowed with local lawyers. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you for the. सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो. Sir, ये what last question? Last question. I see. Sir, please unmute. Last question I see. सर एक छोटा सा प्रश्न पूछो. हाँ सर, प्लीज. व्यवहारिक क्वेश्चन है, प्रोबेबली जिस पे भी स्कूल फीडिंग, ये AoR को लगता है जो SLP का मसला नहीं बनता है, whether they should file it or not. ठीक है, आप सोचिए ना जी, अच्छा लगेगा, हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे. नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड है, हम लोग तो सोचे हुए हैं, लेकिन आपका गाइडेंस सर. कभी चाय पे बैठेंगे, डिस्कस कर लेंगे, अभी करने देते हैं. बाकी लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाएगा, उनको भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए. ठीक, मैं आपको बतलाए SLP
फाइलिंग जो है ना 136 डिस्कस ये नॉर्मल कोर्स है नहीं। इवन आप जरा थोड़ा एक स्टेज आगे जाए तो आपको लगेगा कि एसएलपी उस कंडीशन में इंटरटेन होता है, आइदर इंटरिम हो और इन एनी कंडीशन जहां ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस दिखे। माना सब कुछ फेयर चला, एज पर लॉ चला, बट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहीं ना कहीं दिख रहा है, जस्टिस कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और कहीं आपको ये लगे कि जस्टिस फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ लॉफुली हो गया, ग्राउंड कुछ बन ही नहीं रहा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ बन ही नहीं रहा है, थिंग्स आर देयर, एवरीथिंग इज देयर, नथिंग टू डू विद इट, किसी को कोई लॉस तक नहीं हो रहा है। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है ना? मेयरली टेक्निकल करेक्शन के किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई भी पार्टी को, न लॉस न ये। डज इट such kind of things should be filed before this court? In any manner, not I am talking about only for the SLP. वो एक एक्सट्रीम एंड है जहां से आपको कोई सर्टेन रिलीफ के स्कोप नहीं दिख रहे हो, पार्टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा हो, बट फिर भी पार्टी इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं आपको ये फाइल करना चाहिए, आपको ये फाइल करना चाहिए, यू आर नॉट कन्विंस्ड, व्हाट टू डू? कोर्ट की तरफ हमारी ड्यूटी है ना कि अननेसेसरी बर्डन ना बढ़ाएं। एक चीज आप ध्यान रखें, मैं पूरे अथॉरिटी के साथ आप सबके साथ ये चीज शेयर करना चाहता हूँ, यू आर द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आप नेसेसरी ऑर्गन हैं। ट्राई टू रियलाइज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। And Sir, be honest. something has happened with us in the last month, means before the vacation, that there was everything has been drafted in SLP, but question of law was the issue. There was a lot of brainstorming. Then only we were able to do. Otherwise, it was not easy. It was question of fact. It was not question of law. तो sometimes happen कि question of law पे भी miscarriage दिखता है, ये अन्याय हो रहा है, you are on the very different footage at the point of law and practicality, दोनों पे mix करो तो आपको ये लगेगा कि नहीं सब कुछ तो ठीक ठाक हुआ है, but कुछ न कुछ something disturbing is there। वो ingredient ही जब निकल जाए टोटल, ग्राउंड आपको नहीं समझ में आए, रिलीफ क्लियरली नहीं समझ में आए, रॉन्ग एटलीस्ट नहीं समझ में आए, और दिखे नहीं, तो कैसे आप फाइल करेंगे? सर ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछा था, जो सूरी मैडम एक एग्जांपल दे रही थी कि देयर वाज अ केस ऑफ एसएलपी where I felt that no case is made out, I refused. That client has approached somebody else, some other AoR filed the case and got the relief. Exactly the thing जो वर्ड आपने बोला, वो बोला got the relief. What was that relief? So relief से आप कन्विंस नहीं थे, या आपको रिलीफ कुछ दिख ही नहीं रहा, दोनों अलग चीज है। If their relief is seeking by client, क्योंकि एक क्लाइंट आकर के वो कह रहा है कि रिलीफ चाहिए और ये रिलीफ चाहिए, लेकिन उस रिलीफ के सब्सटेंस में कोई भी रिकॉर्ड पे मटेरियल नहीं। एक पार्ट, मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो ये कहता है कि लोग सर मैंने जो है ना, मैं एक प्रोफेसर से रिटायर किया हूँ 62 साल में, अब मुझे 65 साल नौकरी करनी थी, मैंने बहुत सारा कुछ, मेरी एक्सपर्टीज है, एनर्जीज है, गवर्नमेंट मुझे रोक नहीं सकती। उनका एक ग्राउंड था। दूसरा ग्राउंड ये था
कि ये लाइव एग्जांपल हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने आकर के ये कहा कि सर मेरे जो जूनियर थे वो वीसी बन गया और मैं प्रोफेसर भी नहीं बन पाया, ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मैंने बोला कि आपने क्या क्या रेमेडीज एविल किया, और रिटायरमेंट के बाद आ रहे हैं, अब मुझे मुझे मेरे सारे राइट्स चाहिए और मुझे रीएस्टोरेशन चाहिए। और चंचूर साहब ये कहते हैं कि वो न्याय करेंगे, तो वो तो न्याय करेंगे, आप मेरा केस करें। मैंने पूछा सर आपने क्या क्या रेमेडीज ऑन पॉइंट ऑफ टाइम लिया, सिर्फ आपका इस इंस्टांस को मुझे बताइए कि आपने मैंने क्या डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड, और उन्होंने क्या किया इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट पीएमओ सीएमओ एंड एवरीवेयर। कौन ऐसी अथॉरिटी थी जहां उन्होंने नहीं लिखा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दो। और एवरीवन इग्नोर्ड, क्योंकि उसका सब्सटेंस वहां पर वो नहीं दिख रहा था, एवरीवन इग्नोर्ड। सो दैट्स व्हाई वो अपने लैंग्वेज में एक रिट ड्राफ्ट किए विद इन पर्सन फाइल करने के लिए, जिसमें उन्होंने दिखाया, उन्होंने ये बताया कि सारा सिस्टम चोर है, ये वर्ड लिखा हुआ था और सारे मिले हुए हैं। मैं उनके वर्ड को लेकर के क्या पीए फाइल कर देता? नो सर। मैंने उनसे पूछा कि कोई आइए जो कि आपने इनिशिएटिव लिया हो, और आप जिस चोर कर रहे हैं, चोर किस आधार पे कर रहे हैं? तो आधार ये था उनका कि हमने जो कंप्लेन दिया उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जब तो वो चोर नहीं थे, क्यों नहीं लिया? इट वॉज व्हाट वाज द आंसर फॉर दैट? मैंने पूछा इट मे बी कि उनको सब्सटेंस नहीं दिखाओ। बोला, फिर उन्होंने ये मुझसे आर्गुमेंट किया कि देखिए ये आदमी हमसे जूनियर था इस पॉइंट ऑफ टाइम, पीएचडी भी नहीं था, मैं प्रोफेसर था, और वो आदमी आज के डेट में वीसी है और मैं प्रोफेसर भी नहीं बना। क्यों नहीं बना बताइए? ये सामने नहीं है आपके, इसी चीज को लेकर के आप फाइल कीजिए। Certainly he may go to the other lawyers. They can also frame something by any manner. They can develop the case, they can file the case. Maybe it may be reflected to certain relief. But at my end, I was not convinced. However, I was very open to collect the facts and data from their own record. जो कुछ भी था। But जाते जाते उन्होंने ये एलिगेशन मेरे ऊपर दे के गए, आप भी उन लोगों से मिले हुए हैं, और आप भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि सर ऑल द बेस्ट, प्लीज। आप तो एलिगेशन लगा देते थोड़ा सा। सर नेक्स्ट एडवोकेट को ये भी बोलेंगे, आप भी आपका नाम भी डाल देंगे उसमें। Maybe. So this is also threat in our profession, but we should not be scared with all these things. That's why other person is the vice chancellor. What is the reason? I don't know. What is that? That's why it may be certain presumption or assumptions. मुझे लग रहा था कि मैं डेटा कलेक्ट करने में, फैक्ट कलेक्ट करने में थोड़ा ओपन हूँ, क्वेश्चंस पुट अप करने में मैं प्रेजुडिस नहीं रहता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा बहुत तो प्रोफेशनली रूल ऑफ लॉ की तरफ इंक्लाइनेशन जरूर रहता है, बट you are the filter for the Supreme Court in some sort of, but not a necessary hurdle. एक फ्रिवलस चीज यहाँ से नहीं जाना चाहिए और जेन्युइन चीज रुकना भी नहीं। That is a play of ये एक्ट केयरफुली, बिल्कुल केयरलेसली बिल्कुल नहीं। yes sir, that is a play of subjectivity, हर किसी की कैसी अंडरस्टैंडिंग है। एंड इसके साथ एक लेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी आता है, अगर आप कन्विंस नहीं है और आप कुछ फ्रिवलस फाइल कर देते हैं, तो अभी रिसेंटली 2-3 केसेस हुए हैं व्हेन द AoRs हैव बीन रिप्रिमांडेड कि आपने क्या केस फाइल किया। नहीं, वो केस क्या हुए हैं अजय जी, मैं उस पे नहीं हूँ, मैं उस इंस्टांस पे नहीं हूँ। मैं सीधा फिर से मैं जैसा मैंने कल कहा था, मैं आज रिपीट कर रहा हूँ,
मैं उस इंसान से बिल्कुल नहीं हूं कि रेफरेंस आपको गाइड करे. You are enough sufficient to take your own judgment and decision. Yes. For the sense of right and wrong, or even आप कहें ना कि honestly of decision लेंगे ना, and that decision is well reasoned, at least well reasoned. जब मैं decision and judgment की बात करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि किताब में हो और occasionally it is coming. Every walk of life आपको हर कदम पर जो decision होता है well reasoned. Yes sir. और यदि जहाँ भी ये well reasoning misplace करेगा ना, वहीं पे आपका decision गलत होगा. You need to correct your own decision either this day or that day, और sometimes यदि correctable नहीं है तो आपके लिए दिल में मलाल रहेगा कि हाँ गलत. Sir. Please sir. Last question, sir. How to reduce or eliminate the role of touts, sir? Touts. Sir, is this your own primitive authoritative duty? No, sir. It may be a collective efforts, right? With the registry, and you point out your duty. I'm damn sure if you will read the proper objective of this BCI rules, Bar Council of India, Advocate Act, if you will go through it. So, mainly why this Bar Council is existing. If you will examine the one word, who would be the complainant? Is there, who has the locus to complain against the lawyer? You will find out not only the victim, but anyone from the profession, on the ground that if anyone in the profession is doing something wrong or unethical, the entire profession's dignity is being diminished. So watched and monitored by everyone's conduct, by the entire professionals also. So you can take the initiative against them who is doing illegal and wrong, not only in terms of tout and in any other manner, or put a complaint before a particular forum. They will take their own course. So as a stakeholder of this profession, we have a certain sensibility, ethical part, which is beyond the duty, but even duty also the important part. Always keep in mind what is our authority and who is the concerned part where we can put the complaint exactly on that particular point. Abhi kya hai, main aapko, one thing I'd like to tell you, taken from the last example. If someone has to take remedy from the court and writing letter to the Prime Minister or MP, or the court concerned to a particular district but writing to the Chief Justice of India, does it convert into the result? I don't think so. Possibility is very less. Possibility is there. If they will take suo motu, then it might be possible, but always good to approach before a proper authority. And especially lawyer is equipped with all these things. And this community is only equipped lawfully. Anyone? Am I clearly answered your question? Clear, sir. Thank you. Sir, namaste, sir. Out of this topic, एक सवाल देखा मैंने. Can I ask you? Sure. Sir, in true literal spirit, when you are asking out of the box, this is the properly interaction, sir. Please. Yes, sir.
Yes, sir. Because I thought it is another is good chance to interact with you. Sir, sir. That's the last class you also said. That's why I'm asking the question. Chat box में भी डाला. What is the difference between the said in different ways, sir. And something called the pro bono. Pro bono is also answered in this. So can you please guide on that, sir? Sorry if the question is irrelevant in. See, pro bono is directly concerned with you are dealing with the cows without expecting money against them. You are discharging your professional expertise and duties without expecting money. One ingredient. Another ingredient is honestly you are fighting for the cows without any compromising with this particular part. That's the pro bono. Am I clear up to this point or not? Thank you, sir. It is my clear, understanding Thank you, only, sir. This is my understanding. मैं एक छोटा सा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि now we are at the end to discuss with the all these sessions. मैं अपने जो क्या कहते हैं लिंक ऑन व्हाट्सएप और क्या कहते हैं अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया पे जो भी अवेलेबल है if you people want to connect with me I'll leave the space or link for that. We are at the end of this juncture. Session is concluding today. Please keep in touch. After examination, on the examination day and after the examination, we will meet here again to share our experience. And Sir, if we have any doubt, then the link is same. Right now, till the date, this link is activated till today only. After that, it would be inactive. But it need to be activated. We'll do that. Sir, till exams, it need to be active, sir. We need your guidance. Need not be worried. We can do at any time. ठीक है और अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसे वो हुआ. I'm planning to put an questionnaire on this Google form format in this group कि आप लोगों के एक्सपीरियंस कैसे रहे with this session and all. So kindly respond. This is best of luck to everybody. All the best. Sir, I would want to share my experience so far, though I'll fill the questionnaire also. हम लोग एक बार और आराम से डिस्कस करेंगे आफ्टर एग्जाम विद फुल माइंड. दिस इज नॉट अ टाइम बट आफ्टर एग्जाम वी विल असेंबल अगेन टू डिस्कस द थिंग्स. अजय जी प्लीज कंटिन्यू. सर लिंक काइंडली रखिए. लिंक सर काइंडली रख सके तो विल बी वेरी ग्रेटफुल सर. We'll continue लिंक will continue but it would be confined to the one day, that is the Sunday, जहां हम लोग आराम से बैठ सके और बात कर सके. ठीक है. So sure sir, thank you. We can change the time also. Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much. Ajay ji please. Sir, मैं I am very 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 grateful क्योंकि इन मतलब पूरी ज़िंदगी को देखते हुए इन चंद सेशंस में एक देखने का नज़रिया, एक गहराई आई है जहां मैं चीज़ों को बेटर एक्सप्लोर कर सकता हूं, अपनी थॉट प्रोसेस को अनम्यूट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको. सॉरी ये वीडियो है नहीं सर, मेरा लैपटॉप का कैमरा खराब हो गया है. Okay, doesn't matter. Sir, I would want to share that I have
gained certain sight to look at things. मैं चीज़ों को और गहराई से explore कर सकता हूँ. I can go to the basics, to the source. I have that eye now to find the source. जैसा आपने कहा, वो एक हैबिट इनकलकेट हुई है कि मैं चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कर सकूं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व खुद कर सकूं, और इन द सेम फ्लो आई कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो. ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया मेरी खुद की लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस 2 or 3 months. But one more thing I would like to advise you, Rajiv. सर महाभारत का और रामायण का, महाभारत का एक स्पेशल पार्ट है. सर उसमें पांडव को 12 साल के लिए जो है ना वनवास दिया गया. सर वो इसलिए दिया गया था कि वो फोकस करे किसी चीज पे. मैं समझ गया सर. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज सर वो वनवास में आप रहें. सर थिंग ये है कि पहले अपने आप को एक लेवल तक इक्विप्ड करने के बाद ही आप स्टेप इन कर सकते हैं टू एक्सपेंड इट. यू कैन डू एनी टाइम, क्योंकि हर समय वैसा ही समय होता है. बट जब एक मिशन सामने हो और वो भी एक सर्टेन टाइम लिमिटेड के लिए, तो बिल्कुल आप वहां पे फोकस करें. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू ऑन फोन और नॉट ऑन व्हाट्सएप. सिंपली नॉट ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि यदि मैं व्हाट्सएप इंटरटेन करने लग गया तो इट्स एक्सट्रीमली टाइम टेकिंग एंड कंफ्यूजिंग. क्योंकि जो बात मैं एक लाइन में, एक सेकंड, एक मिनट के अंदर मैं यहाँ पर बोल दूं फोन पे या सामने फेस टू फेस, व्हाट्सएप पर मुझे घंटों लग जाएंगे समझाने. एंड आई कैन नॉट. So it is irritating for me to type words on the WhatsApp. मैं बहुत कम लिखता हूँ, आप लोग जानते हैं और देख चुके हैं, और बहुत ही लिमिटेड वर्ड में मैं कम्युनिकेट करने का कोशिश करता हूँ. तो आई एम अवेलेबल हियर ऑन द फोन. इस लिंक को मैं एक्टिवेट करूंगा फॉर फर्दर एनी टाइम, मतलब नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, फॉर एवर, मतलब साल भर के लिए मैं एक्टिवेट करके रखूंगा. बट I need to decide a particular time and date as per requirement. एग्जामिनेशन तक थोड़ी सेंसिटिविटी है, इसलिए मैं जब भी घर में रहूं तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ कनेक्ट हो सकूं फ्री टाइम में, स्पेशली इन द इवनिंग. एंड आई वुड लाइक टू ओपन इट फॉर, मैं अनाउंस करूंगा, कुछ भी कमिट करना ठीक नहीं है. एटलीस्ट आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, एवरी डे टिल एग्जामिनेशन आई विल बी ओपन. ऐसा मुझे लगता है जब तक एग्जाम खत्म ना हो. बट इट वुड बी फॉर्मल. मैं डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं आऊंगा. सिंपली आई विल सिट एंड जस्ट लिसन एंड रिस्पॉन्ड व्हाटएवर आई कैन. ये भी जरूरी नहीं है कि सबके सब वहां पर, मतलब जिनको लगता है कि जरूरत है, बिकॉज सबके टाइम बहुत प्रीशियस है. आपको टाइम पे फोकस करना है. एंड एग्जैक्टली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे भी आप शेयर करेंगे और उसके बाद कंसंट्रेशन, फोकस शिफ्टेड रहता है कि अरे इस पे क्या रिएक्शन है. वो सारे चीजों को एकदम न्यूट्रलाइज करते हुए डू योर ओन एंड बिलीव योर ओन. अजय जी, आपके परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है. अभी आपने देखा ना, पहले ही क्वेश्चंस पे कितने टाइम हमारे लगे हैं, बट इट वाज द वर्थवाइल कि कैसे क्वेश्चन को फोकस का मतलब क्या होता है ना. क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन के बीच बहुत फाइन लाइन है. थोड़ा सा आप पैथ स्लिप करेंगे ना, कंफ्यूजन जोन में एंटर करेंगे. तो यहाँ बहुत ही अलर्ट जोन है. वो हैबिट एक बार आ गया है ना, तो एकदम क्लैरिटी है. एंड बाय शेयरिंग आई मेंट सर कि इसी जर्नी में मैं मतलब जो आपसे मिला वो लोगों के साथ शेयर कर पाया, मैं उसके लिए धन्यभागी हूँ. हाँ, अब जो है ना, ये काम मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपसे मुझे एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है. आप इस काम को अगले 10-15 दिनों तक रोकेंगे. बिल्कुल सर. तो मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि आप कुछ शेयर कर रहे हैं या फिर वो कर रहे, क्योंकि सिर्फ शेयरिंग नहीं है, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारा कंसंट्रेशन, डाइवर्सन. मैं ध्यान रखूंगा सर. आपको यदि कुछ चीज कहनी है, आई एम हियर, डायरेक्टली कॉल टू मी सर. ठीक है. और इवनिंग टाइम में आप आ जाइए. यदि आधे घंटे का टाइम है, प्रोबेबली इट वुड बी 8:30 to 9. मैं सीधा कॉल कर लूंगा सर कभी. ये 8:30 के समय में आप अवेलेबल रहिए वहां पर, तो उस समय हम लोग ये कर लेंगे. बट फोकस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. टिल नेक्स्ट 10-15 डेज एग्जाम आपका हो जाए, उसके बाद आप
जो शेयर करना चाहते हैं यू आर फ्री टू परफॉर्म, क्योंकि सो मेनी थिंग्स इज गोइंग टू बी ऐड इन योर एक्सपीरियंस। अभी आप जितने सेंसिबली ओपन टू रिसीव ऑल द मैसेज एट योर ओन, वो बहुत क्लियर है अभी का टाइम, क्योंकि ये सेंसिटिव टाइम और सेंसिटिविटी टिल एग्जामिनेशन इंक्रीज करती जाएगी। यस सर, हो रही है सर, दिन प्रतिदिन हो रही है। समझे? तो जितना आप अपने आप को मुंह बंद रखेंगे और अपने कॉपी और पेज और दिमाग को ओपन रखेंगे, उतना ही ये शार्प होता चला जाएगा। प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द कल्टीवेशन ऑफ कल्चर इन टर्म्स ऑफ मिस्टर वेंकटरमन। ओके सर। उन्होंने कभी कहा था और मेरे दिल को टच कर गया था कि कैसे कल्टीवेशन होता है। देन आई स्टार्टेड टू अडॉप्ट इट एंड इम्प्लीमेंट इट। कुछ चीजें हैं जो अच्छा लगता है, एक अलग लीड करता है। So have a nice day and all the best to everyone. Sir, all the best to everyone. Thank you sir very much. सारे जजमेंट हमने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। Many thanks sir. Thanks very much. Except 2 judgments